नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ना सिर्फ एमसीक्यूज़ को देखते हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी आपकी थ्योरी है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, उनको भी साथ में कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और आपका रिवीजन साथ साथ में होता रहे। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री का 11वां पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मौर्य काल और मौर्य प्रशासन के बारे में बात करी थी। आज के वीडियो में हम मौर्य उत्तर काल के बारे में बात करेंगे कि मौर्य वंश के बाद कौन कौन से वंश आए, उनके कुछ अभिलेख, जिसमें हम सातवाहनों के बारे में बात करेंगे, कुषाण वंश के बारे में बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के अभिलेखों को जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? देखिए, हिंद यवन शासक जिसने सीसे के सिक्के जारी किए, इसका नाम था स्ट्रेटो द्वितीय। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने सिक्के जो सीसे के सिक्के थे वो यहाँ पे जारी किए थे। और हम पढ़ते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के थे वो भी किसने जारी किए थे? हिंद यवन शासकों ने किए थे। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो ये किसके सिक्कों पर अंकित किया गया है? संकर्षण और वासुदेव यानी श्री कृष्ण का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? सही आंसर है अगाथोक्लीज। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगाथोक्लीज ये भी एक हिंद यवन शासक था। अफगानिस्तान से इसके हमें सिक्के मिले हैं, जिसके ऊपर संकर्षण और वासुदेव श्री कृष्ण का चित्र अंकित किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? यानी कौन बाकी तीनों के समकालीन नहीं था? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो मिलिंद था, जिसे हम मिंडार भी कहते हैं। यह भी एक हिंद यूनानी शासक था। ये इन तीनों के समकालीन नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों एक काल के थे, तीनों समकालीन थे। ठीक है, बिंबिसार और गौतम बुद्ध को आप जानते ही हैं। गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, बिंबिसार इनके समकालीन मगध का राजा था। ठीक है, और प्रसेनजीत जो था वो इन्हीं के समकालीन कौशल एक महाजनपद था, उसका राजा था। ये तीनों एक काल के थे, मिलिंद अलग काल का था। ठीक है, नेक्स्ट है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना हमें काठियावाड़ के रुद्रादमन के अभिलेख में मिलता है। रुद्रादमन का हमें एक अभिलेख मिला है, गुजरात से मिला है, गिरनार अभिलेख जिसको हम कहते हैं। और इस अभिलेख में ब्रह्म लिपि का इस्तेमाल है, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल है। संस्कृत भाषा का अब तक मिला हुआ यह सबसे प्राचीन अभिलेख है रुद्रादमन का, जो काठियावाड़ से मिला है, जिसे गिरनार अभिलेख भी हम कहते हैं। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख भी इसी को बोला जाता है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किस अभिलेख में रुद्रादमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रादमन प्रथम ये एक काफी प्रसिद्ध शक राजा था, और इसकी जो विभिन्न उपलब्धियां हैं, इसके बारे में हमें जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से मिला है, और ये किसका है? रुद्रादमन प्रथम का है। ठीक है, और ये पूर्णतः संस्कृत में है और ब्रह्म लिपि में लिखा गया है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। देखिए, सुदर्शन झील भी आपके गुजरात में है, और इसका निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उसके बाद समय समय पर शासकों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। क्वेश्चन बना है, बिना बेगार किसने करवाया था? सही आंसर है रुद्रदमन प्रथम ने। जो इसका जूनागढ़ अभिलेख है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि इसने बिना कोई पैसे लिए इस झील का जीर्णोद्धार यहां पर करवाया था। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। बनवाई किसने थी? बनवाई थी यहां पर इस सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने।
नेक्स्ट है, कादरम क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? देखिए, जो कादरम क्षत्रप थे, जो कादरम वंश के राजा थे, इन्होंने बड़ी, अगर हम दुर्लभ मात्रा में बात करें, अति दुर्लभ सिक्कों की अगर हम बात करें, तो इन्होंने ताम्र सिक्कों को जारी किया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कादरमक राजा थे, इन्होंने रजत और पोटीन के भी सिक्के चलवाए, लेकिन ये इन्होंने ज्यादा मात्रा में चलाए। अगर हम अति दुर्लभ, जिन्होंने बहुत कम मात्रा में चलाए, वो इन्होंने ताम्र सिक्कों को चलवाया था। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से यहां पर मिलान करना है, तो चलिए मिलाते हैं। एक तरफ आपको राजा के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनके वंश का नाम दिया है। डेमेट्रियस किस वंश का राजा था? तो डेमेट्रियस एक हिंद यूनानी राजा था। रुद्रदमन कौन था? रुद्रदमन एक प्रसिद्ध शक राजा था। गोंडोफर्निस ये कौन था? ये एक प्रसिद्ध पहल्लव राजा था। और विम कड़फिसेस ये आपके कुषाण वंश का राजा था। ठीक है, इसको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? देखिए, हमने ऊपर बात करी कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए, लेकिन यहां पर पूछा है नियमित तौर पर। ठीक है, यानी कि ज्यादा मात्रा में किसने चलवाए थे? ये चलवाए थे कुषाण शासकों ने। स्वर्ण सिक्कों को लेकर 3 क्वेश्चन बनते हैं, हर बार मैं आपको वो क्लियर करते हुए चलता हूं। पहला क्वेश्चन बनता है स्वर्ण सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, दूसरा क्वेश्चन बनता है सबसे अधिक मात्रा में किसने चलवाए, और तीसरा क्वेश्चन बनता है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए। तो सबसे पहले सोने के सिक्के जो इंडो ग्रीक राजा थे, हिंद यूनानी शासक, उन्होंने चलाए। सबसे ज्यादा मात्रा में कुषाणों ने चलाए, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त राजाओं ने चलवाया। इन तीनों को आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का अंकन हमें किसके सिक्कों पर देखने को मिलता है? सही आंसर है कनिष्क के सिक्कों पर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कनिष्क भी कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा इसको माना जाता है, और इसी के सिक्कों पर हमें बुद्ध का अंकन देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? देखिए, कुषाण वंशों में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले किसने चलवाए थे? तो कुषाण वंशों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलवाए, जिसमें सबसे पहले विम कड़फिसेस ने चलवाया था। ठीक है, इसको याद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, कुषाणों में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? विम कड़फिसेस ने जारी किए थे। ठीक है, ये कनिष्क के पिता थे। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो किसने किया था? विम कड़फिसेस ने। देखिए, कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो कुजुल कड़फिसेस है, लेकिन इसने यहां पर सोने के सिक्के नहीं चलाए, इसने तांबे के सिक्के चलाए थे। जब विम कड़फिसेस राजा बना, कनिष्क का पिता, तो इसने सोने के सिक्कों का प्रचलन किया और ज्यादा मात्रा में किया, नियमित तौर पर किया। ठीक है, तो कुषाणों में सबसे पहले विम कड़फिसेस आएगा, कुजुल नहीं आएगा, कनिष्क भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो किसने किया था? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, विम कड़फिसेस से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपने याद करना है। ठीक है, योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? जो योधेय शासक थे आपके, इनके सिक्कों पर हमें कार्तिकेय देवता का या कार्तिकेय भगवान का अंकन देखने को मिलता है। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। योधेय शासकों के जो सिक्के होते थे, इस पर किसका अंकन होता था? कार्तिकेय भगवान का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? देखिए, कनिष्क का जो हमें सारनाथ से एक बौद्ध प्रतिमा अभिलेख हमें मिलता है, तो इसकी तिथि अगर हम बात करें तो ये 81 ईस्वी मानी जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो प्रतिमा थी मथुरा से लाई गई थी कनिष्क के काल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कनिष्क राजा कब बना था? कनिष्क राजा 78 ईस्वी में बना था। और जो ये कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा है, अभिलेख है, इसकी तिथि क्या है? इसकी तिथि है 81 ईस्वी, यानी 3 साल के बाद की। कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस सन में हुआ था?
देखिए कनिष्क का जो राज्य अभिषेक हुआ ये 78 एडी में माना जाता है, जैसा हमने ऊपर बात करी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा और यहीं से शुरुआत मानी जाती है शक संवत की। तो क्वेश्चन बनता है शक संवत कब शुरू हुआ? 78 एडी से हुआ। कनिष्क का राजा कब बना? 78 एडी से बना। ठीक है, चलिए शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? शक संवत इसकी शुरुआत होती है आपके 78 ईस्वी से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं विक्रम संवत की शुरुआत, तो विक्रम संवत आप जानते हैं 57 ईस्वी आपने मानना है, कहीं पर 58 भी है, ज्यादातर आपको 57 देखने को मिलता है। इसको लेकर दो कहानियां प्रचलित हैं जो ये शक संवत है इसको लेकर के। माना जाता है पहली चीज जो कुषाण राजा था कनिष्क, वो 78 ईडी में 78 ईस्वी में राजा बना और उसी ने शक संवत की शुरुआत करी शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। ठीक है, एक कहानी ये मानी जाती है जो सबसे ज्यादा मानी जाती है। एक और इसका एंगल माना जाता है जो ज्यादा नहीं माना जाता, फिर भी आपको उसको यहां पर याद करना है। एक कहानी ये मानी जाती है कि 57 ईसा पूर्व में जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने शकों को पराजित किया था। इसके ठीक 135 साल बाद यानी 78 ईस्वी में शकों ने दोबारा से विक्रमादित्य के जो वंशज थे उनको पराजित कर दिया और शक संवत की शुरुआत कर दी। तो ये दोनों आपको याद करना है। हालांकि जो शकों ने पराजित किया वो नहीं माना जाता, कनिष्क ने शकों को पराजित किया और फिर शक संवत शुरू हुआ, इसे ज्यादातर सही माना जाता है। ठीक है, विक्रम और शक संवतों में कितना अंतर है? तो विक्रम संवत और शक संवत आपका देखिए ये आपके 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, उसके बाद पहली शताब्दी आएगी और फिर आपका जो शक संवत था वो आपके 78 एडी में शुरू हुआ। तो 57 ये और 78 ये कितना हो जाएगा? 135 वर्ष यहां पर हो जाएगा। ठीक है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? इस तरीके से आपको वो ऑप्शन देता है। पहला ही ऑप्शन 78 देता है ताकि स्टूडेंट्स इसी पर क्लिक करते हैं। तो विक्रम संवत पूछा है, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत पूछेगा तो वो आपके 78 में हुआ था। ठीक है, इसको आपने याद करना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको बनते हैं, आपको वर्ष दे देता है और पूछता है बताओ शक संवत कौन सा है, विक्रम संवत कौन सा है। क्योंकि यहां पे शक संवत पूछा है तो हम इसमें 78 को माइनस कर देंगे, क्योंकि शक संवत कब से शुरू हुआ? 78 एडी से शुरू हुआ। 78 को माइनस कर देंगे तो आपका यहां पर 1931 यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर विक्रम संवत पूछा होता तो हम इसमें 57 को जोड़ देते। ठीक है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। यानी इनमें से कौन था जो कनिष्क के समकालीन था? चलिए देखते हैं। अश्वघोष और वसुमित्र ये दोनों के दोनों कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन आपका जो पहला और दूसरा है ऑप्शन सी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे, वसुमित्र भी उसी के दरबार में रहते थे, एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे और चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने ही करी थी और उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष ही थे। ठीक है, ये दोनों कनिष्क के काल में थे। कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास गुप्त काल में थे और कंबन की बात करते हैं तो ये आपकी 12वीं शताब्दी में थे, कनिष्क के काल में नहीं थे। ठीक है, अश्वघोष किसका समकालीन था? तो देखिए कितनी बार आया है ये क्वेश्चन, अलग अलग पेपर में आता है अश्वघोष को लेकर के। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन था। ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो कौन इसमें कनिष्क के काल में नहीं था? सही आंसर है पतंजलि। देखिए अश्वघोष चरक जो था ये कनिष्क के राजवैद्य थे। ठीक है, इसके अलावा नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। जो पतंजलि था ये सुंग वंश का था। ठीक है, सुंग काल में रहता था और इसकी ही रचना है एक महाभाष्य जिसमें ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो ये शुंग काल का था, कनिष्क के काल का नहीं था पतंजलि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन
कनिष्क के दरबार में नहीं गया था। तो इनमें से कौन नहीं गया था? इन दोनों के बारे में हम जान चुके। पार्श्व भी कनिष्क के दरबारी थे, विशाखदत्त जो थे वो इसके दरबारी नहीं थे। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं मिलता है? देखिए, अफगानिस्तान से हमें कनिष्क का एक अभिलेख मिला है, रबतक अभिलेख जिसे हम कहते हैं, ठीक है, रबतक नामक जगह से मिला है, तो इसीलिए रबतक अभिलेख। इस अभिलेख की खोज 1993 में हुई थी और इस अभिलेख में यूनानी लिपि का इस्तेमाल है और बैक्टीरियन भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पूछा जा सकता है कि कनिष्क का रबतक अभिलेख कहाँ से मिला, किस भाषा में मिला है, ठीक है। ये अभिलेख कनिष्क का है और इसमें 4 शहरों के नामों की जानकारी हमें मिलती है। कौन कौन से वो 4 शहर हैं? एक आपका कौशांबी है, एक आपका चंपा है, एक आपका पाटलिपुत्र है और एक आपका साकेत शहर है, ठीक है। इन चारों की जानकारी मिलती है, श्रावस्ती की जानकारी हमें इस अभिलेख से नहीं मिलती है। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करी थी? देखिए, 2 प्रसिद्ध राजवैद्यों के बारे में हम जानते हैं। एक थे जीवक जो बिंबिसार के दरबारी थे और एक थे चरक जो कनिष्क के दरबारी थे, ठीक है। इन दोनों की जो शिक्षा हुई है, सी और डी दोनों की शिक्षा तक्षशिला विद्यालय में हुई थी। इसको आपने याद करना है। यहां पर आपके आंसर दोनों सही होंगे, सी और डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? देखिए, पुष्यमित्र शुंग मगध पर शुंग वंश का संस्थापक था, ठीक है। ये जो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ, उनके समकालीन थे, उनके सेनापति थे। उनकी हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जिसकी जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है, क्योंकि पतंजलि के सहयोग से ही इन्होंने वो यज्ञ करवाए। और साथ में जो अयोध्या लेख है इससे भी हमें जानकारी मिलती है इनके 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने के बारे में। क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। किसके सेनापति थे? अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ के। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? देखिए, मौर्य काल के बाद शुंग वंश आया। शुंग वंश के बाद जो कण्व वंश था, जिसे कण्वा वंश भी कहते हैं, इसने भारत पर शासन किया। शुंग वंश का अंतिम राजा जिसका नाम था देवभूति, ठीक है, इसकी हत्या कर देता है। इसी का आमत्या वासुदेव, ठीक है। इसका सेनापति कौन था? वासुदेव। वो देवभूति जो कि शुंग वंश का था उसकी हत्या कर देता है और यही वासुदेव फिर कण्व वंश की स्थापना मगध के ऊपर कर देते हैं। इसको याद करना है, ठीक है। ये जो वंश आए थे मौर्य काल के बाद, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन, इनके संस्थापक पूछे जाते हैं और किसकी हत्या करके आए थे ये पूछा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसको माना जाता है? ये माना जाता है गौतमी पुत्र शातकर्णी को माना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो ये सातवाहन नरेश था, गौतमी पुत्र शातकर्णी किस वंश का राजा था? ये एक सातवाहन राजा था। इसके हमें कुछ अभिलेख मिले हैं जिसमें यह कहा गया है कि इसने जो चतुर वर्णों वाली व्यवस्था है उसको फिर से स्थापित कर दिया है और जातियों को आपस में मिलने से इसने रोक दिया है, उनके मिक्सचर को इसने रोक दिया है, ठीक है। तो किसने स्थापित किया दोबारा से वर्ण व्यवस्था का रक्षक के रूप में? गौतमी पुत्र शातकर्णी को माना जाता है, ठीक है। इसको याद करना है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? देखिए, मौर्यों का राज्य जो था वो दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। उसके बाद शुंग वंश भी आया, कण्व वंश भी आया, लेकिन वो उस तरीके से विस्तार नहीं कर पाए या उस तरीके से राज्य को अपना बना नहीं पाए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य अगर हम बात करते हैं वो सातवाहनों का था, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कण्व वंश आया था, हमने ऊपर बात करी। कण्व वंश का अंतिम राजा उसका नाम था सुशर्मा, ठीक है। इस सुशर्मा की हत्या इसी का एक दरबारी कह सकते हैं सिमुक था, वो इसकी हत्या कर देता है और यही सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना करता है। इसको याद करना है, ठीक है।
सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो अभी हमने सिमुक के बारे में बात करी, ये सातवाहन नरेश था, ठीक है। और इसने किसकी हत्या करी थी? कर्ण वंश के जो सुशर्मा था, अंतिम राजा, उसकी हत्या करी थी। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? देखिए, कौन सा चीनी जनरल जिसने कनिष्क को पराजित किया? सही आंसर है पान चाओ ने पराजित किया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। माना जाता है कि कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया था, जिसके बाद ये जो चीनी जनरल था, कनिष्क के आक्रमण को इसने असफल कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? देखिए, भारत के बाहर तक अगर हम बात करते हैं तो किस वंश की सीमाएं थी? मौर्य वंश और कुषाण वंश की सीमाएं, ठीक है। तो दोनों यहां पर सही आंसर होगा, ऑप्शन बी और सी सही उत्तर होगा, ठीक है। इन दोनों की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी। नेक्स्ट है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। देखिए, बाल विवाह की प्रथा मानी जाती है कहीं पर कि ये कुषाण काल में प्रारंभ हुई और कहीं पर इसे गुप्त काल में प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। ज्यादातर आपको कुषाण काल देखने को मिलता है, तो इसको आपने याद करना है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आप गुप्त काल को देख सकते हैं, ठीक है। दोनों माने जाते हैं वैसे इसकी शुरुआत का, लेकिन ज्यादा रेफरेंस कुषाणों को आपने देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहां पर आपने बताना है कौन सा वाला सही है। तो देखिए, कुषाण वंश से संबंधित है आपकी गांधार कला शैली, तो ये यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। तो किसके काल में कला की जो गांधार शैली थी उसका विकास हुआ? सही आंसर है कुषाणों के समय में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कुषाणों के समय में दो प्रसिद्ध कला शैलियों का विकास हुआ, एक थी आपकी गांधार शैली और एक थी आपकी मथुरा शैली। ये दोनों पूछे जाते हैं, दोनों आपको याद करना है। इनका विकास कुषाणों के काल में हुआ और अगर राजा का नाम पूछेगा तो कनिष्क का नाम आप बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ उनके सिक्कों के बारे में जानकारियां दी गई हैं। तो कौन सा सही नहीं है उसको देखना है। चलिए देखते हैं। कुषाणों ने स्वर्ण और ताम्र के सिक्के दोनों चलाए, बिल्कुल जैसा हमने ऊपर देखा था। जो कुजुल कड़फिसेस था, कुषाण वंश का संस्थापक, उसने ताम्र के चलवाए थे और बाद में विम कड़फिसेस आया और उसके बाद के सभी राजाओं ने स्वर्ण सिक्के चलवाए। गुप्त काल में स्वर्ण और रजत दोनों सिक्के चलते थे, ये भी सही है। रजत को रुपया बोला जाता था, स्वर्ण को दिनार बोला जाता था गुप्त काल में, ठीक है, ये भी सही है। और गुप्तों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। सातवाहनों की बात करें, सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। सातवाहनों को श्रेय जाता है भारत में शीशे के सिक्के चलवाने का, ठीक है, इसको याद करना है। कलचुरी की बात करें तो इन्होंने स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों सिक्के चलवाए थे, ठीक है। सूची दी है यहां पर, चलिए इनको मिलाते हैं। आपने बताना है यहां पर कौन किसके साथ मिला हुआ है। गंधार कला, इसका संबंध किससे है? कुषाणों से है, ठीक है। जूनागढ़ शिलालेख, ये किससे संबंधित है? रुद्रदमन प्रथम से है। मिलिंद पनोह, ये मिंडार से संबंधित है, ठीक है, मिलिंद पनोह। तक्षशिला की बात करें तो ये पथिक से संबंधित है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का जो ये बामियान है, ठीक है, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आपके बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान की बामियान पहाड़ियों को काटकर जहां पर बुद्ध की प्रतिमाओं को बनाया गया था, ठीक है, और उसी के लिए फेमस था। हालांकि अब इनको नष्ट किया जा चुका है काफी साल पहले, ठीक है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? जैसे हमने ऊपर बात करी, कुषाण वंश में खास तौर पे कनिष्क के काल में एक काफी प्रचलित शैली आई कला की, जिसे हम गांधार कला कहते हैं, ठीक है। ये गांधार जो कला थी ये आपकी भारतीय शैली और यूनानी शैली का मिक्सचर थी, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो गांधार कला किस किस के मिक्सचर से बनी थी? ऐसे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। देखिए, गांधार कला भारतीय और यूनानी कला का संश्लेषण थी, उसका मिक्सचर थी, ठीक है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है?
तो कौन सही काल का अनुक्रम है यहां पर आपने बताना है। देखिए, सबसे पहले कौन आए थे? यूनानी शासक आए थे, ठीक है। यूनानी शासक सिकंदर ने आक्रमण किया, उसके बाद शक राजा आए और उसके बाद कुषाण आए। कुषाण में कनिष्क ने ही तो शकों को पराजित किया था, ठीक है। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, पहले यूनानी, फिर आपके शक और फिर आपके कुषाण राजा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी कि यहां से क्वेश्चन बन जाता है ईरानी शासक पहला जिसने कुछ भागों को अपने अधीन किया था। हमने वहां पर बात करी थी कि भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था प्राचीन काल में वो ईरानियों ने किया था, ठीक है। ईरानियों में एक राजवंश शासन करता था जिसका नाम था हकमनी वंश, ठीक है। इसी वंश का एक राजा था जिसका नाम था साइरस द्वितीय। इसी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, ठीक है। किसने? साइरस ने। लेकिन यह आक्रमण असफल रहा था। क्वेश्चन में पूछा है किसने कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो वो किया था डेरियास प्रथम ने, ठीक है। इसने पहला सफल आक्रमण किया, भारत के कुछ इलाकों को इसने जीता और अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत उसको बना दिया था, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है इनमें से किस ईरानी राजा ने भारत के कुछ भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियास प्रथम ने। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे पूछ ले कि डेरियास प्रथम ने भारतीय भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का कौन सा प्रांत बनवाया? तो 20वां प्रांत। तो डेरियास प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। साइरस को नहीं करना है, साइरस पहला राजा था जिसने हमला किया लेकिन असफल रहा था। जीतने के बारे में पूछा है डेरियास प्रथम। इसी डेरियास प्रथम को दारा प्रथम भी बोला जाता है, इसको भी याद करेंगे। और फिर इसी वंश में एक और राजा आया जिसका नाम था दारा तृतीय, या जिसे हम डेरियस तृतीय भी बोल सकते हैं। इसी दारा तृतीय को पराजित करता है यूनानी शासक सिकंदर। ये कौन थे? ईरानी। ईरानियों के बाद आते हैं यूनानी। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में जब हमने सिकंदर आक्रमण और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत के बारे में बात करी तब देखा था, ठीक है। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे पुराना राजवंश सातवाहन राजवंश है। कौन था इसका संस्थापक? सिमुक था। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो देखिए, कौन से पुराण से हमें सातवाहन राजाओं के बारे में जानकारियां मिलती है सबसे ज्यादा? मत्स्य पुराण से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहन नरेशों की राजधानी, देखिए ये आंध्र के इलाके में ज़्यादा इनका शासन था। दक्षिण भारत में इन्होंने अपना जो राजधानी थी उसे बनाया था। इनकी राजधानी अमरावती में थी, ठीक है। और इनकी वास्तविक राजधानी की बात करें तो प्रतिष्ठान या पैठन में इनकी राजधानी थी। दोनों आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सातवाहनों की राजधानी था? तो सातवाहनों की राजधानी हमने ऊपर देखी अमरावती, और इनकी वास्तविक राजधानी या शुरुआती राजधानी की बात करें तो प्रतिष्ठान या पैठन में इनकी राजधानी थी। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है? तो एका ब्राह्मण ये इस्तेमाल हुआ है गौतमीपुत्र शातकर्णी के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो ये सातवाहन नरेश है इसका हमें एक अभिलेख नासिक से मिला है, ठीक है, जिसे नासिक अभिलेख कहा जाता है, और इसी में इसे एका ब्राह्मण बोला गया है, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ वंश दिए हैं, दूसरी तरफ राजधानियां दी हैं। सुंग वंश की राजधानी कहां थी? सुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। सातवाहनों की प्रतिष्ठान या पैठन में थी, ठीक है। कदम वंश की राजधानी बनवासी में थी और चंदेल वंश की राजधानी महोबा में थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इनको इनके काल के अनुसार लगाना है, तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले आते हैं सातवाहन नरेश, ठीक है। सातवाहनों के बाद आता है वाकटक नरेश और उसके बाद आते हैं चालुक्य नरेश। तो ये सही क्रम है, 1 2 3 इनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो सातवाहन नरेश था ये पहली शताब्दी में स्थापित होता है ये वंश। वाकटक नरेश 3री शताब्दी में आता है, विंध्या शक्ति इसकी स्थापना करते हैं। और चालुक्य जो वंश था ये आपका 10वीं शताब्दी में आता है, जब मूल राज प्रथम इसकी स्थापना करते हैं। 2021 का है, याद करेंगे।
सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो चलिए इनको देखते हैं। पहला, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। ये बिल्कुल सही है। सातवाहनों के काल में प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं का काफी विकास हुआ था। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों यहाँ पर उत्तर हमारे सही हैं। ठीक है। सातवाहन की अगर हम बात करें, सातवाहन काल में जो स्थापत्य कला थी, मूर्ति कला थी, उसका भी काफी ज्यादा विकास हुआ और ये सारी जो कलाएं थी ये बौद्ध धर्म से संबंधित होती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, आपने बताना है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को। तो चलिए इनको देखते हैं। पहला है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। ऊपर हमने देखा, बिल्कुल सही है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए इनको मिलाते हैं। नासिक अभिलेख क्या गौतमीपुत्र सातकर्णी का है? तो ये आपका सही है। हमने ऊपर देखा ना, इसी में से एक ब्राह्मण बोला गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख क्या ये खारवेल का है? कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी का एकमात्र स्रोत उसका हाथी गुम्फा अभिलेख है, तो ये भी सही है। भीतरी अभिलेख क्या पुलकेशिन द्वितीय का है? तो ये गलत हो जाएगा। भीतरी जो स्तंभ लेख है आपका, यह गुप्त राजा स्कंद गुप्त का है, पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है। पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है आपका ऐहोल अभिलेख। गिरनार अभिलेख रुद्रादमन प्रथम का है, तो यह भी आपका सही है। केवल ये वाला ऑप्शन आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो किस वंश के राजाओं को पुराणों में श्री पर्वतीय बोला गया है? इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को बोला गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो इक्ष्वाकु वंश के नरेश थे, इनका जो अगर हम संस्थापक की बात करते हैं, श्री शांतमूल इनका संस्थापक था। और जो आंध्र में जो सातवाहन नरेश काम करते थे, ये उन्हीं के अधीन होकर पहले काम करते थे, लेकिन बाद में जब सातवाहनों की शक्ति कमजोर हुई तो इन्होंने अपना स्वतंत्र वंश स्थापित कर दिया था। ठीक है, इसको याद करना है। श्री पर्वतीय के नाम से जाना जाता है, सातवाहनों के सामंत थे। नेक्स्ट है हमारा, राजा खारवेल का नाम किसके साथ जुड़ा है? देखिए, राजा खारवेल की अगर हम बात करते हैं, कलिंग में एक वंश था जिसका नाम था चेदी वंश। ठीक है, इसी चेदी वंश का सबसे महान राजा राजा खारवेल को माना जाता है और इसके इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये जो कलिंग नरेश था खारवेल, ये चेदी वंश का था और सबसे महानतम राजा इसे माना जाता है इस वंश से। ठीक है, उड़ीसा में ही जो उदयगिरी की पहाड़ियां हैं, वहीं से हमें इसका ये हाथी गुम्फा लेख मिला है और इसकी जानकारी का ये एकमात्र स्रोत है। ठीक है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? देखिए, जैन धर्म के बारे में पूछा गया है, सही आंसर होगा कलिंग नरेश खारवेल। जो इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है, उससे यह जानकारी मिलती है कि जैन धर्म के प्रति खारवेल का झुकाव काफी ज्यादा था। ठीक है, तो ये उसका संरक्षक भी था। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? देखिए, कलिंग नरेश जो खारवेल हैं, ये किस वंश के थे? ये चेदी वंश के थे। कलिंग वंश मत करना, ये चेदी वंश के राजा थे। ठीक है, वंश भी पूछा जाता है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे बनता है, ऊपर हमने इसके बारे में बात भी करी थी। कौन था? खारवेल था। ठीक है, जो कलिंग नरेश था खारवेल, इसका काफी ज्यादा झुकाव था जैन धर्म के लिए। ठीक है, इसको याद करना है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? तो देखिए, यहां पर अब आपको एक और बात को याद करना है। हमने बात करी कलिंग वंश का जो राजा था, कलिंग नरेश जो था खारवेल, ये चेदी वंश का राजा था। ठीक है, लेकिन चेदी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महामेघवाहन। ठीक है, ये चेदी वंश का संस्थापक था और इसीलिए चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम एक ही वंश के हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो कौन सा अभिलेख है?
जो हाथी गुम्फा अभिलेख है किसकी जानकारी देता है? खारवेल की जानकारी देता है और एकमात्र स्रोत है इसकी जानकारी का। नेक्स्ट है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? तो देखिए, पूर्वी रोमन शासक है जस्टिनियन, इसका सबसे ज्यादा योगदान विधि क्षेत्र में माना जाता है, कानूनों में, न्याय सुधारों में इसका योगदान माना जाता है। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था जो हमारी सीरीज है जीके रिवीजन सीरीज, उसका आज हमने हिस्ट्री में 11वां पार्ट कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस सीरीज में हम जीके के सभी टॉपिक्स को टॉपिक वाइज कवर करते हुए चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने मौर्य काल को पूरा पढ़ लिया था। आज हमने मौर्य उत्तर काल के बारे में जानकारी देखी। नेक्स्ट वीडियो से हम गुप्त काल को शुरुआत यहां पे कर देंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।